जयराम जी, आज ये क्या कहना चाहेंगे आज 1 जनवरी सबसे पहले अब तमाम मीडिया बंधुओं का धन्यवाद। 1 जनवरी 1948 यानी हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, यानी आज़ाद भारत की पहला नया साल, पहली 1 जनवरी की तारीख, जहां पूरी दुनिया के साथ साथ नया भारत, आज़ाद भारत नए साल का जश्न और आज़ादी का जश्न मनाने के लिए आतुर था और मना ही रहा था। लेकिन उसी समय हमारे झारखंड के सरायकेला खरसावां जिला क्षेत्र के कई अखबारों के सोर्स के माध्यम से अनुमान हजारों की संख्या में यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को गोलियों से भून दिया गया। कारण क्या था, उन कारणों को जानना होगा। क्योंकि भारत देश विविधताओं का देश है और भारत का संविधान भी कहता है इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्टेट्स, जो भारत के संविधान एक में साफ साफ है, यानी सभी राज्यों की विविधता है, सभी जो लोग यहाँ जीवन यापन करते हैं उनकी विविधता है, उनकी अपनी जीवन शैली है। तो वही जीवन शैली झारखंड की अलग है। जिस प्रकार बंगाल में बंगाली कल्चर, गुजरात में गुजराती कल्चर, तमिल में तमिल कल्चर होता है, तो इस बात को आपको स्वीकार करना होगा कि झारखंड में भी एक कल्चर बसता है, झारखंड में भी एक सिविलाइजेशन बसती है, उसको हम लोग झारखंडी कल्चर, झारखंडी सिविलाइजेशन कहेंगे। तो उसी के तहत जब इस राज क्षेत्र को उड़ीसा में मिलाने की बात कही जा रही थी और लगभग अंतिम मोहर लगने वाला था, लेकिन यहाँ के जो आदिवासी, उनके नेतृत्व में एक सभा का आयोजन किया गया और उनका मत था कि हम लोग एक नए झारखंड का जब भविष्य में निर्माण करेंगे, उस झारखंड में हम लोग रहेंगे, अतः आप लोग हमें कभी बिहार में कभी उड़ीसा में बांटकर हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो लड़ाई है या फिर हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है, हमारी जो भाषाई पहचान है, उसको नष्ट ना करें। और उस पहचान को बचाने के लिए, उस पहचान को जिंदा रखने के लिए हजारों हजार की संख्या में यहाँ के झारखंडी आदिवासियों ने सीने पर गोली खाने का काम किया, लेकिन अपनी भाषाई संस्कृति, अपनी सांस्कृतिक पहचान से कोई समझौता नहीं किया। आप बात करते हैं आज के इस आंदोलन की, सबसे पहले उन तमाम वीरों को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। अब जरा बात करते हैं हमारे इस आज के आंदोलन की, उसी पृष्ठभूमि को हम जोड़ते हैं कि आज का आंदोलन भी कहीं ना कहीं भाषा के आधार पर ही तैयार हुआ है। आज का आंदोलन भी कहीं ना कहीं बाहरी जो अतिक्रमण यहाँ पर प्रवेश कर रहा है उसके आधार पर ही तैयार हुआ है। तो ये मेरा मानना है कि आज ये गोपनीय आंकड़े और गृह विभाग से कुछ लोग हैं, अधिकारी हैं, जिनसे हमारी बात होती है, उनका मानना है कि प्रत्येक साल 36,000 के आसपास झारखंड में गैर झारखंडी लोग प्रवेश करते हैं, यहाँ आके रह जाते हैं, बस जाते हैं और झारखंडी कहलाते हैं। इससे क्या होगा, चूंकि आज मोटा मोटी मुझे लगता है 75-25 का आंकड़ा या फिर 70-30 का आंकड़ा हो चुका है झारखंड और गैर झारखंडियों के बीच। जिस दिन 50-50 होगा, फिर 60-40 होगा, उस दिन यहाँ के लोगों का इस भूमि में जल, जमीन, जंगल, खेत खलिहान के साथ, बहती हुई नदियों की धारा के साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसका उदाहरण है आज स्वर्णरेखा नदी का कहानी सुने, चांडिल डैम की स्थिति को देखें, या फिर जो नया कुचाई ईचा डैम बनने के लिए तैयार हो रहा है उसकी स्थिति को देखें। लगातार औद्योगिकरण का विकास हुआ, लगातार यहाँ के लोगों का जल, जमीन, जंगल उन्हें से लिया गया, अतिक्रमण किया गया और विकास के नाम पर उन्हें झुनझुना के अलावा कुछ नहीं मिला। तो इसलिए हमारी जो लड़ाई है वही 1 जनवरी 1948 को जिस मकसद के साथ शहादत दी गई थी, भाषाई लड़ाई, सांस्कृतिक लड़ाई, वही लड़ाई को हम लोग पुनर्जीवित किए हैं कि राज्य हमारा है और इस राज्य में हमारी जो गतिविधियां हैं वह हमारे लिए सर्वोपरि हैं, अतः कोई बाहर का व्यक्ति या फिर बाहर की कोई सभ्यता संस्कृति हमें डिस्टर्ब ना करे। लेकिन कहीं ना कहीं आज बीते कई सालों की बात करें, आज वर्तमान परिस्थितियों की बात करें, जो लोग सरकार में बैठे हैं, भले वो कहते हैं और हैं भी आदिवासी समाज से नेतृत्व करते हैं, लेकिन नाम के हैं। उनको अगर बारीकी से देखा जाए तो अभी हाल ही फिलहाल अगर झारखंड की बात कही जाए तो झारखंड में कहावत कहा जाता था कि टणियां दौड़ के न तो मटियां कोड़ के, जो कि हमारे क्षेत्र की भाषा है धनबाद बोकारो की। तो वहाँ एक कहावत था कि टणियां मैंने मटिया कोड़ के न तो टणियां दौड़ के नौकरी करे पार में झारखंड के आदमी। बोल का है न, टणियां दौड़ने का मतलब पुलिस की नौकरी होती है और मटिया कोड़ने का मतलब मिट्टी काटते काटते, कोयला कोड़ते कोड़ते वो सरकारी नौकरी ले लिया था। तो अभी क्या है कि जो बहाली आई है जिला पुलिस की, माननीय आदिवासी मुख्यमंत्री ने धनबाद और बोकारो वहाँ आदिवासी को शून्य कर दिया है। ओबीसी के साथ तो पक्षपात पूरे देश में होता है, झारखंड में कोई नया नहीं है। 54% ओबीसी को तो खैर धूल चटा के रखा है, लेकिन आपको हंसी और ताजुब लगेगा कि एसटी समुदाय से आने वाले मुख्यमंत्री पता नहीं किसके कथन अनुसार सरकार को चला रहे हैं कि धनबाद बोकारो जहां आदिवासियों की एक अच्छी जनसंख्या है वहां उनको जीरो कर दिया है। क्या आप बताइए, जो सिंहभूम में भी जीरो है। आदिवासी समाज की अगर बात करें, बेशक आज वे पढ़े लिखे, अच्छी बात है, वीडियो सीओ भी बने, IAS IPS तक गए, लेकिन ये लोग आप भी जानते हैं आज भी वे फिजिकली फिटनेस होते हैं ज़्यादातर। यानी उनकी जो पहली प्राथमिकता होती है, गांव घर में जो गरीब आदिवासी होता है, गरीब किसान का बेटा होता है, उसकी पहली प्राथमिकता होती है पुलिस की बहाली को क्लियर
करने की, लेकिन ये सरकार लगातार यहाँ के जो युवा हैं उनके सपनों को तार तार कर रही है। तो इसलिए हमारा जो आंदोलन है ये कोई नया आंदोलन नहीं है। 1 जनवरी 1948 की जो पुनरावृत्ति है वही आज कहीं ना कहीं फिर वर्तमान में दोहराई जा रही है। यहाँ के क्षेत्रों को तो नहीं मिलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ के क्षेत्रों में बाहर के लोगों को स्थापित किया जा रहा है। आप कहीं चले जाएं, अभी आप कुछ दिन पहले एक अखबार का पेपर पढ़ रहे थे कि अब हमारे गांव की जो पीसीसी सड़क होगी जो 100 फीट की बनती है वहां भी यूपी और बिहार का ठेकेदार है। तो बताइए हम लोग बंधुआ मजदूर बनेंगे। आज आदिवासी मूलवासी अपने खेत खलिहान को छोड़कर पलायन की ओर है। आज यही चांडिल डैम आज भी 116 गांव के लोग लगातार 50 सालों से आंदोलनरत हैं। आज टाटा के खिलाफ कई ऐसे मामले हैं जिनमें आज लोग लगातार आंदोलनरत हैं। तो कुल मिलाकर मेरा ये मानना है राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी इस पर पहल करनी होगी कि जिस उद्देश्य के साथ इन क्षेत्रों में सीएनटी कानून बना था, कहीं विल्किंसन कानून बना था, कहीं एसपीटी कानून बना था, कि जो झारखंड वासी हैं चाहे आदिवासी रहे या मूलवासी रहे वो अगर किसी चीज़ के लिए प्रेम करते हैं, जान निछावर करते हैं तो माटी का टुकड़ा है। और ये आप भी जानते हैं और कोरोना ने भी बता दिया कि सारी जो संपत्ति है वो हवाई है। सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति कुछ है तो आपका जमीन का टुकड़ा है। तो ये लगातार बड़ी बड़ी कंपनियां, मिनी रत्न, महारत्न कंपनियां झारखंड में कोड़ी के भाव से जमीन का अधिग्रहण करती है और फिर उस जमीन को अधिग्रहण करने के बाद वहां जो इंडस्ट्री को स्थापित करती है उसमें फिर बाहरी लोगों को लाके स्थापित करती है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी साजिश चल रही है कि मुझे लगता है 20 सालों में रिजल्ट भी आप देखेंगे कि यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ की जो संस्कृति, यहाँ की जो कल्चरल आइडेंटिटी है, यहाँ की जो लैंग्वेज आइडेंटिटी है उसको कहीं ना कहीं पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया जाएगा। उसका उदाहरण आपका जमशेदपुर की बड़ी बड़ी इमारतें गवाह दे रही है, उसका उदाहरण रांची की बड़ी बड़ी इमारतें और धनबाद बोकारो की बड़ी बड़ी इमारतें गवाह दे रही है कि जितनी बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं उतने जमीन के नीचे झारखंडी दबते गए हैं, आदिवासी मूलवासी दबते गए हैं और लास्ट में क्या हुआ है, वे लोग विलुप्त हो गए हैं। सरकारी डाटा के अनुसार मैं बताना चाहूंगा आने वाले 2050 तक असुरी जनजाति, पहाड़िया जनजाति, बिरोहरी जनजाति, ऐसी बहुत सारी जनजातियां हैं और बहुत सारे ऐसे भाषा हैं जो आदिवासी जनजातीय भाषा है, सदानी भाषा है, जो आने वाले 2050 में विलुप्त हो जाएंगे। यानी यहाँ की मानव को नष्ट करने की पूरी तैयारी चल रही है। इसीलिए अगर हमें बचाना है, अगर आदिवासी मूलवासियों को सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले जो हमारे भूमि कानून है जिसके लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लगातार कंपनियों फैक्ट्रियों में हम लोग धरना दे रहे हैं, जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो सरकार को एक बेहतर पॉलिसी बनानी होगी। और ये हमारी नहीं, जब माननीय मुख्यमंत्री सत्ता में बैठे थे उनका एक मैनिफेस्टो में था कि जो रघुवर सरकार के टाइम जो लैंड बैंक उन्होंने तब्दील किया था रैयतों के गैर मजरूआ जमीन को, जीएम लैंड को, उसे वापस हम लोग रसीद काटने की स्थिति में लाकर खड़ा करेंगे। तो क्या रसीद काटने की स्थिति में रैयत है? नहीं है। आज भी वो जमीन लैंड बैंक बन के घूम रहा है और वो लैंड बैंक का उपयोग कहाँ किया जाएगा? जब कोई इंडस्ट्री स्थापित होगी तब वो क्या करेगी? देखिए इंडस्ट्री को क्या चाहिए? मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए और सरकार को चाहिए मैक्सिमम रेवेन्यू, जनता जाए भाड़ में। यही स्थिति हमारे राज्य के साथ चल रही है। तो आज पूरे आपके चैनल के माध्यम से पूरे कोल्हान, चूंकि ये कोल्हान में है तो मैं कोल्हान के साथ साथ पूरे राज्य को, लेकिन प्रमुख रूप से कोल्हान को ये संदेश दूंगा कि माय माटी की लड़ाई को फिर से लड़ने की आवश्यकता है। नहीं तो प्रत्येक 10-10 सालों में आप खुद आकलन कर लेंगे। मैं क्यों बोलने मैं अगर बोलूंगा तो आपको भी लगेगा नहीं हम कुछ भी बोल रहे हैं। तो आप प्रत्येक 10-10 सालों में आकलन कर लें कि जहां 3-4 जिलों में मिलाकर लगभग 20,000 के आसपास यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं और यहाँ के लोग कहाँ? गुजरात में, सूरत में, महाराष्ट्र में। हाल ही फिलहाल जो आपका सुरंग का मामला आया था, कहाँ का था? छत्तीसगढ़ का मामला था। वहाँ शायद हमारे मैक्सिमम मजदूर हमारे झारखंड के 42 मजदूर, 42 में से 17 या 18 मजदूर हमारे झारखंड के थे। तो आप स्थिति को समझिए। ये हंसी का पात्र है कि जो झारखंड, रतन गर्भा झारखंड, जहाँ यही हमारा सिंहभूम में अगर आयरन की बात कहें तो जादूगोड़ा में यूरेनियम की बात, तो टाटा में तरह तरह के मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं। हमारी ज़मीन के नीचे तरह तरह के प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं, तरह तरह के रत्न पाए जाते हैं। खूंटी में आपका सोना का चांसेस बना है, आपका गुमला में हीरा पन्ना का चांस बना है। तो ये ज़मीन जब 42 मजदूर जो टनल के नीचे वो एक उदाहरण दे रहा है, उसमें 17 या 18 मजदूर झारखंड के, यानी किस प्रकार से इस राज्य को बड़ी बड़ी महारत्न कंपनियों ने लूटने का काम किया। तो इसीलिए मेरा मानना है कि आज घरों से बाहर निकलने का वक्त है। और अगर नहीं लड़ पाते हैं तो एक काम कीजिए, भले ही आपको हमें हंसी या मजाक लगेगा, शादी विवाह बच्चे पैदा मत कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा कीजिएगा तो फिर आपको लड़ना होगा, क्योंकि उनके लिए आप क्या देंगे। ये सारी आज अनुमान बात किया जाए, अगर आज हमारे 79,000 वर्ग किलोमीटर को अगर एकड़ में तब्दील किया जाए, उसमें 29% वन भूमि को बाहर कर दिया जाए और जो हमारी कुल जनसंख्या उसमें 50 लाख चूंकि बाहर के लोग हैं तो उनका अपने राज्य में भी जमीन है, तो उस जनसंख्या को अगर उस एकड़ बना के डिवाइड किया जाए, मैंने कर रहा था, लगभग एक परिवार के पास मात्र 3 एकड़ जमीन बच रहा है। तो बता के देखिए, बहुत गंभीर विषय है मेरे झारखंड के लोगों। आपके पास
होंगे, कुछ लोग एक एकड़ होगा तो किसी के पास 10 होगा, लेकिन एवरेज की बात करें तो प्रत्येक परिवार के पास मात्र 3 एकड़ का जमीन है। जब 20 साल के बाद नई पीढ़ी उसके सामने होगी, उसके पास 1.5 एकड़ का जमीन होगा, और जब 2050 का दौर आएगा उनके पास हमको लगता है डिसमिल में जमीन बचेगा। ये स्थिति झारखंड की होगी। तो ये कहीं ना कहीं आज उन्हें लड़ना होगा, और नहीं तो फिर शादी ब्याह बच्चे पैदा करने की स्थिति में मत जाइए, नहीं तो फिर आपको अपने राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों में प्रवास करना होगा रोजी रोजगार के लिए, क्योंकि यहाँ नियम नहीं, यहाँ पॉलिसी नहीं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ की जनसंख्या, जो जनसंख्यिक व्यवस्था है, यहाँ की जो भौगोलिक वातावरण है, उसको पूरी तरह से डैमेज किया जा रहा है। मैं स्पष्ट कहूंगा, बंगाल के लोगों के लिए वो सुरक्षित रहे, उनके लिए, बिहार के लोगों के लिए उनके लिए सुरक्षित रहे, तमिल लोगों के लिए उनके लिए सुरक्षित रहे, बाकी लोग वहाँ जाएं, लेकिन व्यापार के दृष्टिकोण से, रोजी रोजगार के दृष्टिकोण से, बस बसाव के दृष्टिकोण से अगर हम लोग सीमा को प्रतिबंधित नहीं करते हैं तो जो चालाक किस्म के लोग हैं वो झारखंड को निगल जाएंगे, और निगल चुके हैं। रेशियो 70-30 लगभग हो चुका है। जैसे जैसे ये रेशियो बढ़ेगा उनके विधायकों की संख्या अधिक होगी। अभी मान के चलिए, जब अगला, जिस प्रकार बिहार ने जातीय जनगणना की, अगर झारखंड भी जातीय जनगणना की बात करता है, अब बताइए जो उनका, चूंकि हमारा जो जनसंख्या कैसे बढ़ रहा है, जन्म दर से बढ़ रहा है, उनका जनसंख्या घुसपैठ से बढ़ रहा है। अन्य राज्यों के लोग या अन्य देशों के लोग, वे लोग तो मतलब जन्म दर से नहीं ना बढ़ा रहे हैं। यानी जब उस जनसंख्या को और हमारी जनसंख्या को माने कंपेयर किया जाएगा, रेशियो में रखा जाएगा, और जिस समय जनगणना होगी, सोच के देखिए क्या भयावह स्थिति होगी। तब ना आपका शेड्यूल 5 की चर्चा होगी, ना पेशा कानून की चर्चा होगी, ना जो आरक्षित सीटें हैं उनकी चर्चा होगी, क्योंकि जनसंख्या को आपको मानना होगा। जनसंख्या से आप बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर जनगणना हो गई और जिस प्रकार बिहार के तर्ज पर हुई, तो उस समय आपको उस जनगणना को तो आधार मानना होगा। उस समय आपकी स्थिति क्या बयां करेगी, ये बहुत ही भयावह स्थिति होगी। इसलिए आज अगर आदिवासी की सरकार वास्तव में है, तो माननीय मुख्यमंत्री, केवल आप ही आदिवासी नहीं है, आपके अलावा इस राज्य में लगभग 80 लाख से 1 करोड़ के आसपास आदिवासी रहते हैं। उनकी चिंता कीजिए। आप अपने परिवार की चिंता करते हैं, आपका परिवार ही केवल आदिवासी नहीं है, उसके अलावा 80 लाख लोग यहाँ आदिवासी के रूप में सूचीबद्ध हैं, उनकी भी चिंता करें। उनके जो नियम कानून है उनकी चिंता करें। आज कोल्हानिस्तान की मांग क्यों उठती है? यहाँ की जो मुंडा मांड की व्यवस्था है, कहीं ना कहीं जो बाहर से अतिक्रमण हुआ है, उन लोगों ने डिस्टर्ब किया है। ये जो शासनिक प्रशासन के लोग जो बाहर से हैं, हमारी भाषा नहीं बोलते हैं, हमारी भाषा को नहीं समझते हैं, हमारी भावनाओं को नहीं समझते, उनसे हमारा इंटरनल फीलिंग्स नहीं होता है, वे हमारे साथ पशुओं जैसा दुर्व्यवहार करते हैं, जिस कारण आज ये भयावह स्थिति उत्पन्न हुई है कि वे लोग अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि संवैधानिक राष्ट्र के अंतर्गत ये मांग वाजिब नहीं है, लेकिन इस परिस्थिति को उत्पन्न किसने किया? कहीं ना कहीं बाहरी अतिक्रमण ने उत्पन्न किया है। यह आने वाले समय में बहुत ही विकट परिस्थिति होगी। इसलिए आज राज्य सरकार को वास्तव में अगर चेतना है, और अगर नहीं चेतते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस प्रकार अंग्रेज हमारे बहुत सारे लोगों को खटने के लिए बंधुआ मजदूर बना के असम ले गए चाय बगान में, आने वाले हमारा भविष्य कहां व्यतीत होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और टाटा, जमशेदपुर, चाईबासा का जो स्थिति होगा आने वाले 20 सालों में, आप लोग भी जीवित रहेंगे, हम भी जीवित रहेंगे, देखिएगा दुर्लभ स्थिति रहेगी। यहाँ का स्वर्णरेखा नदी का पानी, यहाँ के दलमा पहाड़, सारे चीजों को ले लोग संकट में लाके खड़ा करेंगे, क्योंकि व्यापारी का मतलब केवल लाभ कमाना होता है। नदी दूषित हो या पहाड़ संकट में आए, उनके लिए मानवता नहीं होती है। इसलिए आज व्यापारियों का अतिक्रमण को रोकना होगा। आज झारखंड को बाहरी अतिक्रमण को रोकना होगा। नियम तो सभी आए, जिनको आना है नियम से आए, हमने मना नहीं किया है। शासन प्रशासन में जहां आना है नियम से आए, लेकिन आप अगर अतिक्रमण के उद्देश्य से आएंगे, घुसपैठ के उद्देश्य से आएंगे, इस चीज को रोकना होगा। इसके लिए बेहतर कानून बनाना होगा। जब CNT एक्ट होने के बावजूद भी रांची में लगभग आंकड़ा है 4000 से ज्यादा की संख्या में पिछले 10 सालों में आदिवासियों की जमीन के मामले में हत्या हुई है। सोच के देखिए, आने वाले दिनों में जैसे जैसे शहर बढ़ेगा, ये लोग गांव में अपनी पांव पसारेंगे। जैसे जैसे शहर प्रदूषित होगा, ये उद्योगपति गांव की कृषि योग्य खेती जमीन को जब अधिग्रहण करने के लिए गांवों में प्रवेश करेंगे, क्या स्थिति होगी ये आपसे छुपी नहीं है। हम मानते हैं ये लोकतांत्रिक भारत है, हम ये भी मानते हैं ये संवैधानिक भारत है, लेकिन आपको इस बात को ही मानना होगा, ये कानूनें कब की हैं, ये व्यवस्थाएं कब की हैं? ये व्यवस्थाएं अंग्रेजों की हैं। मैं उदाहरण दूंगा, कलेक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्टर? कलेक्टर का आशय क्या है? कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी जो आज हम जिसे डिप्टी कलेक्टर कहते हैं, जिसे हम डीसी कहते हैं, और गौरव सीना छाती से चौड़ा करते हैं, मतलब क्या था उसका? कलेक्ट करना। क्या कलेक्ट करना? ना जो जो भारत के लोग थे, किसान वर्ग, मैक्सिमम किसान वर्ग, उनको मार पीट कर, उन्हें डरा धमका कर रेवेन्यू को कलेक्ट करना। तो वही तो व्यवस्था है। मैं कलेक्टर का विरोधी नहीं हूं, लेकिन इस व्यवस्था का मैं विरोधी हूं। अब आता है कमिश्नर, जो हमारे कोल्हान प्रमंडल में होगा, उत्तरी छोटा नागपुर में होगा, दक्षिणी में होगा, पलामू में होगा, संथाल में, यानी 5 कमिश्नर है हमारे पास। कमिश्नर का मतलब कमीशन से आया है, यानी जो कलेक्टर द्वारा जो इकट्ठा किया गया पैसा से कमीशन ले, उसे कमिश्नर कहते हैं। ये व्यवस्थाएं कहां की हैं? आपको लगेगा ये लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इस लोकतांत्रिक देश में जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सभी तो अंग्रेजों की व्यवस्थाएं हैं। और एक बात बताएं, अंग्रेजों ने कानून किसके लिए बनाया था? हमारे लिए या अपने लिए? अपने लिए
बनाया था? हमें दबाने के लिए और अपने राज्य अपने देश को फुल माने बढ़ाने के लिए। हमारे सब कुछ लूट के ले गए, चाहे कोहिनूर का हीरा हो या लगभग हजारों की संख्या में लूटा गया सोना हो, तो वो व्यवस्थाएं चल रही हैं। आज अभी उदाहरण के लिए आप अभी खेती बाड़ी का दिन है, लोगों का खेत में अभी भी धान है। क्या अगर कोई किसान एप्लीकेशन डालता है एसपी को कि एसपी महोदय मुझे डर है कि मेरा धान बाहर पड़ा हुआ है, मेरी जो फसल है वो बाहर पड़ी है, आप 20 को पुलिस की संख्या दे, मेरे धान के खेतों की रखवाली करेंगे, क्या ये पॉसिबल है? करेंगे? समझिए, भले मैं एक ऐसा विषय कर रहा हूं जो आपको हंसी लगेगा, लेकिन अगर लोकतांत्रिक भारत है तो ये करना चाहिए। लेकिन अगर वही एक कोई कंपनी ये कहेगी कि आज 20 लोग मेरे कंपनी में धरना देने आ रहे हैं, वहां कर्फ्यू लग जाएगा, वहां माहौल बन जाएगा कि धरना देने वाले आतंकवादी हैं और एसपी महोदय उसको पूरा छावनी में बदल देंगे। ये पूरे देश की कहानी है। यानी इस चीज को आज हर एक किसान वर्ग को समझना होगा कि ठीक है, ये लोकतांत्रिक भारत है, लेकिन व्यवस्थाएं कहां की हैं? ये तो वही व्यवस्थाएं हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्थाएं हैं। आखिर क्यों बना था ये पुलिस? पहला बात है, पुलिस बना क्यों था? पुलिस बना था 2 कारणों से। मैं आपको खुल के बताता हूं, भले पुलिस में मेरे 90% भाई पुलिस में ही है, लेकिन जो सच्चाई उसको मैं बताऊंगा। पुलिस इसलिए बना था कि आपको 2 चीजों को सुरक्षा करना है, जो अंग्रेज के अधिकारी होंगे उनको सुरक्षा देना है और जो ईस्ट इंडिया कंपनी होगी उसको सुरक्षा देना है। तीसरा कोई चीज नहीं था, तीसरा कोई कारण नहीं था। आज भी देख लीजिए, आप किसी कंपनी में जाइए धरना देने, किसी कंपनी में बंदी कीजिए, आप एसपी महोदय निगरानी करने के लिए हजारों पुलिस की संख्या में पहुंच जाएंगे। अगर डर होगा, अगर किसी आम आदमी का डर होगा, वहां प्रशासन लेट से पहुंचती है। अगर किसी पदाधिकारी को, चाहे जीएम रहे या फिर कोई हाई रैंक का उच्च अधिकारी रहे, पुलिस उसकी सुरक्षा में पहुंच जाती है। क्योंकि पुलिस जो इंडियन पुलिस एक्ट जो बना ही था 1861 में, इसीलिए बना था कि 2 चीजों को बचाना है। किसको बचाना है? ईस्ट इंडिया कंपनी को, और जो हमारे गवर्नर हैं, जो वाइस हैं, जो कमिश्नर हैं, जो कलेक्टर हैं, उनको बचाना है। तो वही चीजें आज भी हो रही है, आज भी वही चीजें हो रही हैं। पुलिस तीसरे नंबर पर जनता की बचाव करती है। आज भी प्राथमिकता 2 ही लोग हैं, उच्च अधिकारियों को अगर आप घेरिए, तुरंत पुलिस पहुंच जाएगी, आप पे लाठीचार्ज करेगी, आप पे गोली चार्ज कर देगी। और आप ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि टाटा कंपनी पहुंच जाइए, अडानी की कंपनी पहुंच जाइए, पुलिस आज भी फायरिंग कर देगी। यानी वो व्यवस्थाएं आज भी है। इसीलिए वास्तव में अगर देश को चाहते हैं उन्नत करना, भले मैं नन्हा सा बालक हूं, लेकिन मेरी विचारधारा को आप काट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज भारत के संविधान में एक संशोधन होना चाहिए, किसानों के लिए वो पूरा भाग होना चाहिए। अभी 22 भाग हमारा मूल रूप से है, कुल 25 है, 1 भाग किसान के लिए होना चाहिए। आप सभी संविधान के ज्ञाता हैं, चूंकि आप लोग न्यूज वाले हैं, और मैं न्यूज वालों को हमेशा एकेडमिक मानता हूं। एक भी आर्टिकल है जहां किसान का पूर्ण जिक्र है? कहीं नहीं है। आर्टिकल 48 में जिक्र है, लेकिन सिर्फ कृषि का जिक्र है। उसके बाद कुछ राज्य की अनुसूचियों में जिक्र है, पंचायती व्यवस्था में जिक्र है, लेकिन व्यवसाय का जिक्र मिलेगा आपको, लोक सेवा आयोग का जिक्र मिलेगा। राष्ट्रपति के लिए 9 आर्टिकल हैं। अरे भाई, कितना इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति? भाई, राष्ट्रपति कितना इंपॉर्टेंट है? 9 आर्टिकल में जिक्र है राष्ट्रपति का, लेकिन किसान का 1 आर्टिकल नहीं जो भारत के संविधान में जिक्र है। इसीलिए आज मनमाने ढंग से पूंजीपतियों को नदी के किनारे तो सारा जमीन पसंद आता है, क्योंकि वहां क्या करना है कि पानी एक तरफ से लेना है और प्रदूषण फिर नदी में छोड़ना है। इस चीज को कोई समझता ही नहीं है, ना कोई आवाज उठाना चाहता है। क्यों उठाएगा भाई? सबका रोजी रोटी चलता है। अभी माननीय मुख्यमंत्री की बात करते हैं, मैं सम्मान करता हूँ, एक आंदोलनकारी के पुत्र हैं, बिल्कुल विनोद बाबू के सबसे फेवरेट गुरुजी के पुत्र हैं, शिबू सोरेन के पुत्र हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है, जब हाल ही फिलहाल उनकी एक दूर के रिश्तेदार की बहन का विवाह था, टाटा ने 80 लाख रुपए से उनका लाइटिंग का खर्चा दिया था। बताइए माननीय मुख्यमंत्री टाटा को कैसे आंख दिखाएंगे? कैसे आंख दिखाएंगे? लॉजिकली बताइए। अगर 1000 आदिवासी परिवार अगर बर्बाद ही हो जाएगा टाटा की किसी योजना से, तो माननीय मुख्यमंत्री के इतना साहस नहीं है कि वो टाटा को फोन करेंगे कि ये क्या हो रहा है, आप कंट्रोल में रहिए, आप अपनी सीमा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने 80 लाख का फाइनेंस किया है। अगर आप मुझे समय देंगे तो मैं वकील के साथ मिलकर मैं सारा डाटा बता दूंगा, किस दिन फाइनेंस किया है, विवाह में मैंने क्या क्या चीज उनकी तरफ से दिया गया था। ये सारी चीजें जग जाहिर है, ये छुपाने की चीजें नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है, चाहे राज्य की बात हो या देश की बात हो, अगर चाहते हैं कि किसान बचा रहे, अगर चाहते हैं आदिवासी बचा रहे, तो उसके लिए नेतृत्व ऐसा होना चाहिए जो टाटा के चंदे से ना जाए, जनता के चंदे से चुनकर जाए, चलेगा। अगर वो टाटा के चंदे से जाएगा तो जबान नहीं खोल पाएगा। अभी हम लोग कुछ दिन पहले जो मीडिया बंधु हैं, नाम क्या, बस सोशल संवाद, उनसे भी बैठे तो उन्होंने कहा कि आप तो बड़े हिम्मत वाले हैं कि आप टाटा पे भी मैंने कटाक्ष कर देते हैं, सांसद लोग का मुंह बंद हो जाता है। तो ये चीजें समझना होगा। आज अगर देश इन चीजों को नहीं समझता है या राज्य नहीं समझता है, तो हम भी जिंदा होंगे, आप भी जिंदा होंगे। 20 साल बाद स्थिति देखिएगा क्या होगा। झारखंड एक खंडर के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। खूंटी में सोना मिलिए गया है, गुमला में हीरा का चांस मिलिए गया, धनबाद बोकारो तो छोड़ दीजिए, जाइएगा तो कोशिश कीजिए ऊपर ऊपर एरोप्लेन लेके जाइएगा, जमीन में जगह भी नहीं धनबाद बोकारो में बचेगा। इतना कोयला का खदान बन चुका है। किसके लिए भाई? क्या उन्नति किया देश ने? कितनी समानता आई, कितनी आर्थिक समानता आई, कितनी सामाजिक समानता आई? वो पैसा कहाँ गया जरा बताइए। सारा पैसा लूट के विदेश लोग ले गए, सारा पैसा 1% लोगों के हाथों में आपने थमा दिया। इसलिए गांधी का भी वही कथन था,
कि एक ऐसी व्यवस्था हो कि मैक्सिमम नहीं सभी लोगों को लाभ हो, सत्ता का हो या पैसा का हो या संपत्ति का हो, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। हमारे पास सत्ता का भी केंद्रीकरण हो गया है और धन संपत्ति का भी केंद्रीकरण हो गया है। इसलिए अब ये हम पे डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं, जैसे मान के चलिए हमने आंदोलन किया, मेरे एक साथी को जान से मार दिया गया, तो हम लोग बोलते हैं यार जो मर गए हमको जीना है, जी लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग बदले की भावना से चलेंगे तो मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी कम से कम सम्मान के साथ जी लेगी। यानी या तो हमारे नसीब में बेशर्मी होगी या तो बलिदान होगा, दो चीज होगा। बेशर्मी इसलिए होगी कि अगर हम लोग आज नहीं लड़ पाते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें बेशर्म कहेगी, और अगर हम लोग लड़ लेते हैं तो हो सके 2-4 जाने जाएंगी, हमें बलिदानी कहा जाएगा। तो दो ही ऑप्शन हमारे पास बचा है। तो हम लोग चूंकि पढ़े लिखे लोग हैं, इसीलिए हम लोग चाहते हैं एक बार अपनी आवाज को दिल्ली में उठाएं, एक बार अपनी आवाज को पूरे राज्य में उठाएं। उसके लिए हम लोग सदन में जाएं और सदन में जाने की इसलिए तैयारी कर रहे हैं। बाकी जो गंभीर समस्याएं हैं, मैंने जो भी बातें कही हैं अपने विवेक से और अपने रिसर्च से कहा है। मैं कोई ऐसा टपोरी छाप नेता हूं नहीं, मैं एक पीएचडी का स्कॉलर हूं। मैं जो भी बातें रखता हूं तर्क से रखता हूं और रिसर्च करके रखता हूं। मैं जिस क्षेत्र में जाता हूं उस क्षेत्र का रिसर्च करता हूं, इसलिए मैंने इस भविष्य को आपके सामने रखा है। और पीएचडी स्कॉलर का मतलब होता है दार्शनिक सोच का, यानी जो भविष्य को देखता है। मैंने झारखंड के भविष्य को आपके सामने रखा है। अब झारखंड के लोग क्या तय करेंगे ये उन पे डिपेंड करता है। इसलिए मैं कहूंगा अगर नेतृत्व भेजे, किसी को भेजे, बीजेपी से भेजे, आजसू से भेजे, जेएमएम से भेजे या कांग्रेस से भेजे, टाटा के चंदे से जो चुनकर जा रहा है वैसे लोगों को रोकिए, वैसे लोगों को रोकिए। जो टाटा, बिरला, उषा मार्टिन, जो बीसीसीएल, सीसीएल के चंदे से जा रहा है वैसे लोगों को रोकिए। और नहीं रोक पाते हैं तो आने वाले दिन हमारी स्थिति बहुत भयावह होने वाली है। एक सवाल जी, जितना भी आपने बोला सभी राजनीतिक से तय होती है, तो आप इस बार जो आपने इतना सारे अपने संघर्ष कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक जो है लोकसभा चुनाव आ रहा और विधानसभा चुनाव 1 साल बाद तुरंत होगा। आप कैसे आएंगे और तमाम देखिए बिल्कुल, देखिए पब्लिक एक्शन वाले भैया, ये चुनौतियां हैं हमारे लिए, क्योंकि अचानक सबसे पहली बात अभी भी लोग एक सवाल करते हैं कि आपकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं, हो सके आप भी करें तो हम उससे पहले बता दें। हम लोगों ने पॉलिटिकली इच्छा नहीं रखा था कि हम लोग को पॉलिटिक्स में जाना है। एक छोटा सा आंदोलन था, पढ़ने वाले छात्र थे, मेरा एग्जाम पोस्टपोन हो चुका था, इसीलिए उस आंदोलन में चले गए। और 1.5 सालों तक, लगभग 1.25 सालों तक मुझे ये आभास नहीं था कि हम लोग को पॉलिटिक्स करना है। इसलिए हम अगर पॉलिटिक्स करना होता तो 2 साल बीत चुका है, हम लोग का पार्टी का रजिस्ट्रेशन हमारे सामने होता। यानी इस राज्यवासियों के लिए हम लोग पॉलिटिक्स में आए हैं, इस बात को समझना होगा। और जब हम लोग आए हैं, नए नए दल हैं, तो जाहिर सी बात है जो 2024 का लोकसभा आएगा उसमें जब हम लोग प्रत्याशी देंगे थोड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि झारखंड दिल्ली नहीं है। मैं थोड़ा उदाहरण देना चाहूंगा। दिल्ली में क्या स्थिति है, लोकसभा का चुनाव आता है, 7 की 7 सीटें किसको जाती है, एनडीए को, यानी बीजेपी को चली जाती है। और जब विधानसभा आता है तो 70 में 67 सीटें बीजेपी के उल्टा जाती है। यानी समझिए दिल्ली नहीं है ये झारखंड। अगर ये दिल्ली होता तो कसम से बोल रहे हैं 2024 में लोग सरकार बना देते हैं। ये दिल्ली नहीं है। यानी दिल्ली के लोग समझिए को जब लोकसभा में जाते हैं तो सारी सीटें एनडीए के साथ, लेकिन जब विधानसभा आता है बिल्कुल एनडीए के उल्टा, एनडीए को धूल चटा देते हैं। वही दिल्ली के लोग, वही थॉट्स, वही माइंड, वही लोग। लेकिन क्या होता है, एक राज्य स्तर के लिए चुनते हैं, एक देश स्तर के लिए चुनते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना ये थोड़ा सा दिल्ली की तुलना में हमारा झारखंड शैक्षणिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा उनसे मैंने हैं बैक हैं, इस बात की सच्चाई है। लेकिन फिर भी आप अकेले उतरेंगे कि कोई किसी नहीं, देखिए अकेले उतरेंगे तो ये स्वार्थी कहलाएंगे, और हम लोग अकेले उतरने का रहता तो हम क्यों आते हैं, रिस्क क्यों लेते हैं। एनडीए चाहे इंडिया गठबंधन से टिकट मांगते हैं, अरे उतना अगर और भी पार्टी को शामिल करके गठबंधन होकर उतरेंगे। देखिए गठबंधन नहीं, देखिए हम लोग प्रयास क्या करेंगे कि सबसे पहली बात जो विचारधारा हमारा मेल खाएगी। अगर मान के चलिए इनमें से अगर मान के चलिए जेएमएम आईएसयू या कोई क्षेत्रीय दल हमारे साथ सपोज देट आना चाहे, मान लेते थोड़ी देर के लिए, तो सबसे पहले उनकी जो विचारधारा है, उनके आपके पास 100 एकड़ जमीन है और आप कहिएगा हम किसान का हितैषी हैं, पूरे झारखंड में 3 एकड़ एवरेज जमीन है, तो पहले दान कीजिए 97 एकड़ जमीन। अगर वो ऐसा कर पाएंगे तो उनके साथ आएंगे। तो मुझे लगता है कि इस नेतृत्व में जो लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं दोषी हैं। उन्हें जिस उम्मीद के साथ, अच्छा एक बात बताइए, मैं एक साधारण सा लड़का, ना मेरी कोई पहचान थी 2 साल पहले, एक छोटा सा गांव, फुटबॉल का मैदान मुझे खेलना पसंद था और कुछ बच्चों को पढ़ाता था, मुझे पढ़ाना पसंद था। मैं बाकायदा इसीलिए 2 घंटे एक हाई स्कूल में जो सरकारी था मैं फ्री पढ़ाता था। मैं वहाँ के प्रिंसिपल को बोल के मैं वहाँ निःशुल्क शिक्षा दान देता था। यानी मुझे पढ़ना और खेलना बड़ा रुचि था। यानी अगर हमारे नेतृत्वकर्ता अगर अच्छा काम किए होते हैं तो एक साधारण से लड़के को आज कोयलांचल में इतना सम्मान, इतना वैल्यू, इतना महत्व तो नहीं मिलता। तो ये कहीं ना कहीं परिस्थिति की मांग है या नियति की मांग है। यानी साफ शब्दों में एक ऐसी एनर्जी है जो झारखंड के शोषण के खिलाफ हमें लेकर आई, हमें खींच कर आई है और हमें खड़ा कर दी है। इसीलिए आज जहां भी मैटर बड़ा होता है हम खड़ा होते हैं।
कोल्हान के जो नए युवा हैं, आज युवा ही आपके साथ जुड़े हुए हैं वर्तमान में। इन युवाओं को राजनीतिक की इच्छा शक्ति की बहुत कमी है, मतलब राजनीति में उतना ये एक्सपीरियंस नहीं है, इनको क्या आप एक संदेश देंगे? देखिए, चूँकि स्वाभाविक है, जो बाप बनते हैं वो कभी बच्चे होते हैं, तो इसलिए हमारे जो युवा हैं इनमें राजनीतिक समझ थोड़ी सी बाकी लोगों की तुलना में कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, हम लोग प्रशिक्षण के माध्यम से अनुभवी लोगों को जब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, और जैसे लोकसभा का चुनाव, चूँकि अभी लोकसभा की तैयारी में है तो समय नहीं मिलेगा, इन्हें लोकसभा का चुनाव के बाद हम लोग लगभग 45 दिनों का प्रशिक्षण देंगे और बाकायदा सभी जिलों में देंगे, सभी प्रखंडों तक हम लोग पहुँच प्रशिक्षण देंगे। तो और इसके साथ मुझे लगता है कि एक बेहतर स्थिति में हम लोग होंगे। अच्छा, यदि 2024 में आपकी सरकार बनती है, आप तो जानते हैं झारखंड की स्थिति अभी क्या है, मतलब शिक्षा के मामले में आप देख सकते हैं सरकारी स्कूलों में किस तरह की शिक्षा है और प्राइवेट स्कूलों में किस तरह शिक्षा दी जाएगी। और हालांकि देख सकते हैं हमारे जो हमने निचले तबके गरीब लोग हैं वो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में वो चीज़ पढ़ाना चाहिए, लेकिन वो सब चीज़ ठीक नहीं हो रहा है। क्या 2024 में देखिए, अगर हम लोग की सपोज दैट हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस सरकार में आते हैं, तो पहला तो हम लोग ये चर्चा करेंगे, तो कुछ कुछ कानून है कि जो MP MLA के पद पर एक होता है ना, वो लाभ के पद पर नहीं होंगे। अब हमारा ये भी कानून होगा कि उनके नाम पे निजी स्कूल, निजी अस्पताल भी नहीं होगा। जिस तरह से दिल्ली में अभी शिक्षा की जी, झारखंड में मैक्सिमम जो निजी विद्यालय हैं वो MP MLA की हैं। हाँ, इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि ऐसा विधेयक बने कि जो MP MLA वो तो लाभ के पद पर नहीं होंगे, ये तो हम लोग बचपन से पढ़े हैं, लेकिन अब उनके नाम पर या उनके फैमिली के नाम पर निजी विद्यालय, निजी अस्पताल भी नहीं होगा, निजी मॉल भी नहीं होगा। तभी आप विधानसभा में आइए, आप सेवा करने के लिए आए हैं, तो इन चीज़ों को हम लोग लेकर आएंगे। उसके बाद राज्य सरकार के अधीन राज्य जो जितने विधायक हैं, स्पीकर हैं, मंत्री हैं, उनका वेतन तय करती है राज्य अनुसूची, यानी राज्य सरकार तय करती है। उसके वेतन में कटौती की जाएगी और पेंशन को पूरी तरह निरस्त किया जाएगा। ऐसे भी 5 साल विधायक रहे, कोई तीर नहीं मार के आए हैं, आपको पेंशन की कोई जरूरत नहीं। हम लोग बहुत ही ऐसे चीजों को जनता के सामने रखेंगे जो बहुत बेहतर तरीके से राज्य के लिए हितार्थ में काम आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।